प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। ठीक है, लास्ट पहले में देखा था रक्त और लॉ की नीति। इसमें अपन देखेंगे प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी के। आ जाओ। आचरण निरीक्षक, ठीक है, कंडक्ट इंस्पेक्टर, सीआई कंडक्ट इंस्पेक्टर। मुहस्सिब कौन थे? आचरण इंस्पेक्टर का क्या नाम था? मुहस्सिब। कई बार जैसे ऑब्जेक्टिव में आता, मुहस्सिब कौन थे? मॉरल इंस्पेक्टर, जो कि जनसाधारण के आचरण का निरीक्षण करते थे तथा देखभाल करने वाला था। अब जनसाधारण का आचरण कैसा होना चाहिए, पैमाना क्या था, एक स्टैंडर्ड क्या था? तो स्टैंडर्ड वो था जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट के माध्यम, अधिनियम के माध्यम से जो जनता में बताया था। ठीक है, तो आचरण इंस्पेक्टर था देखभाल करने वाला। देखभाल क्या कि ये नहीं कि आप बीमार हो नहीं, ये देखभाल करने वाला कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बोला वैसे तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जो मेजरमेंट उसने बताया उसके अकॉर्डिंग ही है, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए वैसे है कि नहीं है, ये सारा देखने वाला कौन था? मुहस्सिब। आज भी जैसे हम देखेंगे जो खासतौर पे अरब नेशन से जैसे सऊदी अरब, ईरान, वहाँ आज भी इनकी नियुक्ति होती है। जनसाधारण है ना, कॉमन मैन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जब मुहस्सिब वाज रिलेटेड टू कॉमन मैन। फिर वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप तोल का निरीक्षण करता था। जैसे अपन अलाउद्दीन खिलजी के अब थोड़ी देर बाद नेक्स्ट फाइल में देखेंगे बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म्स। तो उसमें क्या क्या वेट एंड मेजर्स। आज भी जैसे आप देखते हो अपने चलते रहे, जैसे बोला गया कि भाई 1 किलो का बाट है लेकिन वो तोल के देता है 990 ग्राम ही, है कि नहीं। खासतौर पर जो फेयर प्राइस शॉप होती है राशन की दुकान है उनके ऊपर, है कि नहीं। तो पैसे तो ले लिए 1 किलो के और तोला कम, तो ये बाजार पर नियंत्रण रखने वाले का भी ये काम करता था। तो अपन बाजार सुधार में पढ़ेंगे। तो सरकार के करने से अब जैसे अपन देखते हैं कि सरकार तो सब बहुत कुछ बोलती है, लेकिन जब तक सरकार की वजह जब तक नहीं है तब तक कि वो धरातल पे वो चीज़ खरी नहीं उतरे। और धरातल पे कौन उतरेगा? सरकारी कर्मचारी। तो उन पे ये सब नियंत्रण रखता था कौन? मुहस्सिब। कि दुकान बाजार वाले सही नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे, मर्चेंट्स वगैरह कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा, कालाबाजारी तो नहीं कर रहा, ये सब। अलाउद्दीन खिलजी अपने को हमेशा हर बात से वाकिफ रखता था और यदि कोई दुकानदार ज़्यादा कीमत लेता है, मापतोल गलत पैमाने का इस्तेमाल करता था, उसे कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी अपन मार्केट रिफॉर्म्स में देखेंगे आगे और। ओके, तो ये था आपने क्या आचार निरीक्षक मुहस्सिब के बारे में। नेक्स्ट गुप्तचर, स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? बरीद ए मुमालिक। हेड के नाम में लगेगा मुमालिक। और वैसे जो गुप्तचर होते थे, स्पाइस होते थे, उन्हें बोलते थे बरीद। ठीक है ना, बरीद बरीद है बरीद। ठीक है, ये स्पाइस को बोलते थे अपन बरीद। और एक स्पाइस का जो हेड होता था उसे बरीद ए मुमालिक। तो वह भी है वह भी, दोनों सही है। उसके अंतर्गत अनेक बरीद संदेश भाग या हरकारे आते थे। ठीक है ना, बरीद या बरीद। तो बरीद ए मुमालिक कौन सा? गुप्तचर विभाग, स्पाई डिपार्टमेंट। ओके, ये सब अब देखो क्या है, ये सूचना तो ये देंगे ना कि आपको कि भाई मुहस्सिब अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी मुनियान अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब कौन देता सूचना? ये बरीद देते थे, सूचनादाता। बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए जिन्हें मुनहियन या मुन्ही कहा जाता था। मुनीम नहीं है ये, मुनहियन मतलब सूचना देने वाला। ठीक है ना। देखो गुप्तचर तो क्या होता है, वो छुपके काम करता रहेगा, फिर उसने जो सूचना इकट्ठा करी वो जाएगी किसके माध्यम से? वो मुनियन के माध्यम से, ऐसे। ठीक है, खालसा भूमि। खालसा भूमि पहले भी मैंने बताया था, जो डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में हो वो खालसा भूमि है। उसके ऊपर सारा कंट्रोल स्टेट का होगा, उससे जो रेवेन्यू आएगी वो सारी सीधी स्टेट के पास आएगी, दिल्ली सल्तनत के पास आएगी। खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और शहना इसका शासन संभालते थे। दिल्ली के आसपास के प्रदेशों को इस पद्धति के अंतर्गत आते थे। तो मतलब खालसा भूमि पे उसने स्टेट कंट्रोल स्थापित किया और खालसा भूमि बढ़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो अलाउद्दीन खिलजी, उसने खालसा भूमि वृद्धि करी। कैसे? जैसे खुद और मुकदमों से ले ली उसने। खुद मैंने बताए थे, जैसे जो जमींदार लोग थे, ठीक है ना, जमींदार लोग गांव में, वो खुद, और जो गांव के जो मुखिया वो करते थे मुकदम, उनसे ज़मीन ले ली, ऐसे अमीरों से ले ली और उसको खालसा भूमि के अंदर कन्वर्ट कर दिया। खालसा मतलब डायरेक्ट स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये अपने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार थे जिसमें आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें, एक तो मुहस्सिब आचरण निरीक्षक, और एक बरीद गुप्तचर, और एक मुनियान सूचनादाता, और खालसा भूमि, ये चार। ठीक है ना। मुहस्सिब ऐसे बस माइक्रो में के रूप में आप याद रखो, फिर सब आप बता दो। अगर ये आपको रूट वर्ड याद है ना, एक तो मुहस्सिब, एक ही अपने बरीद, और एक ही मुनियान, और चौथा अपने खालसा भूमि। ये चार आप ध्यान रखोगे, माइक्रो वर्ड तो आप पूरे पैराग्राफ लिख दोगे। यकीन नहीं हो तो मेरी बात पे तो एक बार याद करके देख लो, याद तो करो पहले। तो ये थे अपने क्या प्रशासनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के। अब देखो, अब प्रशासनिक सुधार पढ़ने के बाद थोड़ा सा और मंथन करो आंख बंद करके
क्या ये रक्त और लौ की नीति के अनुसार नहीं थे? आप खुद सोच के देखो एक बार, थे बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सैन्य सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स, किसके? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक सुधार, केंद्रीकरण, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज्ड आर्मी। सेंट्रलाइज्ड आर्मी क्या है? जो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में रहेगी, दिल्ली सल्तनत के कहने पे ही मार्च करेगी और हमेशा दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो अपने इक्तेदार थे, प्रोविंशियल हेड्स जो थे उनके कंट्रोल में, नो, सुल्तान के आदेश पे चलेगी। ये होती है सेंट्रलाइज्ड आर्मी, एक सिंगल कमांड है सेंट्रलाइज्ड। ये जैसे आज है अपने सीधी भर्ती, उसने स्थायी सेना के गठन में तो सीधी भर्ती करी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इससे फिर क्या देखो, उसके समय में सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरिज मुमालिक, ठीक है ना, सेना का जो हेड होता था, सैनिकों की भर्ती, सॉरी सेना का हेड नहीं, सेना तो अपने दीवानी हेड थी, जो भर्ती करता था वो था आरिज मुमालिक। अर्जी लगाइए आपने सेना में, है ना, ऐसे याद रखो, अर्जी लगाइए सेना में तो आरिज मुमालिक, अर्जी लगाइए। और दीवानी अर्ज सैन्य विभाग होता था, ठीक है ना। भर्ती करने वाला कौन था? आरिज मुमालिक। तो इससे हुआ क्या? भर्ती से क्या हुआ? भर्ती से ये हुआ कि पहले क्या चला आ रहा था, मैं हूँ तो फिर मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसे चला आ रहा था वंशानुगत। अब इसने खत्म कर दिया, नहीं, भर्ती करेंगे अपन, मतलब सेवा शर्त बताएंगे, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना, नहीं करोगे तो बाहर चल जाओगे, यूँ। तो ये था भर्ती सिस्टम, है ना। उसने स्थायी सेना, तो स्टैंडिंग आर्मी, ये स्थायी सेना क्या होती है कि जो हमेशा तैयार रहेगी। ऐसा नहीं है कि घर जाके बैठ गए, फिर जब बुला रहे हैं, पता चला गुजरात आक्रमण कर रहे हैं तो पहले बुलाया भेज रहे हैं कि घर से, और आ जाओ, नो, हमेशा दिल्ली के अंदर तैनात रहेगी और फिर सुल्तान के कहने पर मार्च करेगी। तो एक तो देखो सेंट्रलाइज्ड और एक स्थायी का स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है ना, जो फटाफट, जिसकी रोज सुबह ट्रेनिंग होती है। देखो जब वार वगैरह नहीं भी होते हैं तब ऐसा थोड़ी होता है कि सब बैठे बैठे सेना के लोग बिल्कुल मस्त बैठे, नहीं, रोज ड्रिल होती है, युद्ध अभ्यास होते हैं। तो ये होता है स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना, ठीक है। यूनिफॉर्म रहेगी, रोज ड्रिल होगी। कभी पुलिस लाइन में जाके देखो आप, दिन में नहीं, सुबह 5-6 बजे, ठीक है। तो ये था सेना में भर्ती करने वाला आरिज मुमालिक। फिर नकद वेतन, कैश पेमेंट, उसने सैनिकों को केंद्रीय कोषागार से नकद वेतन दिया। ऐसे करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। कैश से क्या हुआ? करप्शन कम हुआ, कैश इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी बढ़ी, ऐसा। फिर देखो अच्छी चीज का एक फैक्ट है, नकद पेंशन दी थी बलबन ने इक्तेदारों को। मतलब नकद पेंशन देने वाला कौन था सैनिकों को? बलबन। नकद वेतन देने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इक्तेदारों को नकद वेतन भी किसने दिया था? बलबन ने दिया था। इक्तेदार कौन थे? प्रोविंशियल हेड्स। तो देखो ये 3 चीज आ गई, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सैनिकों को नगद वेतन सबसे पहले कैश पेमेंट किसने किया? मिलिट्री पर्सनल्स को, बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी। इक्तेदारों को किसने किया? इक्तेदार कौन? प्रोविंशियल हेड्स। जैसे आज अपन देखते हैं कि देश है, देश के अंदर अपने जैसे राज्य हैं अपने, तो ऐसे उस समय राज्य होते थे, उनको इक्ता बोलते थे, इक्ता, IQTA, एक था इक्ता। उसका जो हेड होता था उसको इक्तेदार, ठीक है ना। ये तो इक्तेदारों को कैश पेमेंट सैलरी के रूप में किसने देना चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों को पेंशन किसने देना चालू करी थी? बलबन ने। ऐसे ध्यान रखना। तो तीनों इफेक्ट्स हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। इकाइयाँ, सेना को इकाइयों में विभाजन किया गया, 1000, 100 और 10,000 पे। आज भी जैसे अपन देखते हैं कि जैसे होता है कि नहीं होता, ब्रिगेड, कंपनी, बटालियन ऐसे विभाजित होती है, ऐसे ही क्या है उस समय क्या था? 10,000, 100, 10, मतलब 10 सैनिकों पे फिर एक हो जाता था, फिर एक एक करके वो 100 बन गए ऐसे, और फिर 1000, यूँ ऐसे, इस तरह से ये है ना। आज जैसे ब्रिगेड, कंपनी, बटालियन होती है, इस तरह से इकाइयाँ चलती थी। आगे अपन और देखेंगे जब प्रशासन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो 10 के गुणांक पे ये मिलिट्री ऑर्गेनाइज थी, मल्टीपल ऑफ 10s, है ना, 10, 100, 1000 ऐसे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 1000 वाला था, ठीक है ना। जो खान, मलिक, अमीर और सिपहसलार इत्यादि के अंतर्गत थे, ठीक है ना। ये मिलिट्री रैंक्स हुआ करती थी। खान, जैसे अपन बाद में पढ़ेंगे कि खान ए खाना, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो खानों के खान है ये खान। मलिक, जैसे अपन देखते मलिक काफूर, तो मिलिट्री हेड से वो टाइटल पड़ा मलिक। तो क्या पड़ गया देखो, खान, मलिक, अमीर, सिपहसालार, ये सब। सिपाही जो वर्ड पड़ा है सिपहसालार से पड़ा है, नीचे पद सैनिक सेना के अंदर। तो खान, अमीर, सिपहसालार, मतलब खान, मलिक, अमीर। अमीर तो नो डाउट वैसे भी था, अमीर मंत्री को भी जैसे बोल दिया करते थे ऐसे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या? खान, मलिक, सिपहसालार। 10,000 की सैनिक टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। अभी जैसे अपन ने देखा ना, 10, 100, 1000, फिर ये 10,000, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे अपन? तुमन, तुमन, ठीक है, तुमन। फिर क्या है? मुर्तब। अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ा था प्रशासनिक में, वो था मुहत्सिब, अब है मुर्तब।
मुर्तब कौन था? निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्तब कहा जाता था। अभी अपन ने देखा था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चालू किया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिर जो सैनिक भर्ती हो गया उसे अपन क्या बोलते थे? मुर्तब, ठीक है ना। और महोत्सव क्या था? जनसाधारण के मॉरल कंडक्ट इंस्पेक्टर। और मुर्तब क्या था? जो एक रिक्रूट हो जाता था सोल्जर, जो कि रिक्रूट किया गया है, ठीक है ना, वो नॉमिनेटेड या हेरेडिटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है, किसी ने उसको नॉमिनेट नामांकन उसका नहीं किया है, वो रिक्रूट हुआ है, उसको क्या बोलते थे अपन? मुर्तब। कोतवाल जो दुर्ग होते थे, जैसे अपन दुर्ग देखते हैं, जैसे रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़, जालोर, ऐसे दिल्ली सल्तनत के जैसे सीरी अपन ने जैसे देखा, तो उस दुर्ग का जो हेड होता था उसे अपन बोलते थे कोतवाल। जैसे अपन बोलते हैं, आपने सुना ही होगा लोकति की सैया बे कोतवाल तो डरकाए का, तो वो जब पूरा किला ही उसके हेड में, तो डरकाए का मन चाहे जहाँ घूमो, तो ये कोतवाल था। किलों या दुर्गों में अनुभवी और विवेकशील सेना नियुक्त किए जाते थे, इन्हें कोतवाल कहा जाता था, कोतवाल, ठीक है, ये चीज़ है। तो सैनिक सुधार जैसे आपने देखे क्या क्या अपन मेन में, जैसे आपने उसको कंसाइज करें तो क्या? सेंट्रलाइज्ड आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, कैश पेमेंट, रिक्रूट होके जो आता था वो मुर्तब, ठीक है, और फिर कोतवाल। ऐसे 6 बिंदु देखो मैंने खड़े खड़े गिना दिए, आप तो मेरे से भी इंटेलिजेंट हो ऐसे, ठीक है। तो देखो केंद्रीकरण और सीधी भर्ती, ये याद रखो। फिर देखो सबसे पहले तो केंद्रीकृत सुल्तान जो कहेगा वो है, सुल्तान ने बोल दिया स्थायी सेना हो गई, सुल्तान ने कह दिया रिक्रूटमेंट हो गया, सबसे पहले तो केंद्रीकरण, फिर स्थायी सेना रखेंगे, रिक्रूटमेंट अपन ने कर लिया, अब उनको वेतन भी दे दो, वेतन के साथ पेंशन की बात कर लो, इक़्तिदारों की बात कर लो, पेंशन दी बलबन ने, इक़्तिदारों को नकद वेतन दिया, अलाउद्दीन खिलजी। फिर इकाइयाँ की सेना विभाजन कैसे थी? तो 10-10 में, उसमें जैसे 10,000 वाली जो टुकड़ी होती थी उसे अपन तुमन बोलते थे, और जो पोस्ट थी मिलिट्री की मेन वो कौन थी? खान, मलिक, सिपह सलार, ऐसे, है ना। और कोतवाल अपने सैनिक, वो सेना नायक जो कि किसका देखभाल था? पूरे दुर्ग का या किले का, किले से बड़ा कोतवाल। और मुर्तब जो रिक्रूट होकर आया है सैनिक, उसको मुर्तब बोलते सरकारी भाषा में। तो ये थे अपने सैन्य सुधार। तो जब अपन अलाउद्दीन खिलजी के जैसे क्या होता है, जैसे खासतौर मेंस में जब क्वेश्चन आते हैं तो यही फैक्ट्स आपकी मदद करेंगे, और इन फैक्ट्स के पीछे ही सारी की सारी कहानी बुनी जाएगी। जब रक्त लौह नीति पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टिंच डालना पड़ता है अपन को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स का। फिर बिल्कुल एक जो अलग से जो क्वेश्चन बनता है प्री में मेन में, वो है अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार सुधार और रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, राजस्व सुधार, बाजार सुधार। अगली फाइल में उनको देखेंगे, ठीक है। तो इस फाइल में अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट देखे, प्रशासनिक सुधार और सैनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार एक बार 4 माइक्रो फैक्ट्स बताए थे, मुहत्सिब, बरीद, ठीक है ना, मुहत्सिब अपने जनसाधारण, बरीद गुप्तचर, मुनिहान सूचनादाता और खालसा भूमि। सैनिक सुधार के अंदर क्या अपन ने माइक्रो वर्ड्स बताएं? केंद्रीकृत स्थायी आर्मी, ठीक है ना, केंद्रीकृत स्थायी आर्मी, देन रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देन अपने नकद वेतन, देन अपने आप बता सकते हो कि 10, 100, 1000, 10,000 की तुमन, और कुछ मिलिट्री रैंक्स होती थी जैसे खान, मलिक, सिपह सालार, और लास्ट में अपन ने चर्चा करी कि मुर्तब। मुनिहान तो कौन था? मुनिहान तो सूचनादाता थे। मुर्तब जो रिक्रूट होके आता था, डायरेक्ट रिक्रूट होके जो आता था सैनिक, उसे सैन्य भाषा, सरकारी भाषा में मुर्तब कहते थे। और लास्ट के अंदर क्या कि कोतवाल, किले या दुर्ग का जो हेड होता था वो कोतवाल, ठीक है। तो ऐसे अपन ने देखो 1 मिनट के अंदर कंसाइज में रिवीजन कर लिया। तो ऐसे अपन को बिल्कुल माइक्रो वर्ड्स में अंदर चीज़ें ध्यान में रखनी है। दिस इज प्रशासनिक सुधार 3rd, एंड दिस इज सैनिक सुधार, मिलिट्री रिफॉर्म्स। नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये नेक्स्ट में देखते हैं।